नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट श्री शिव कुमार यादव जी जो स्टैंडर्ड कमेटी मेंबर और जेबीसीसी मेंबर भी हैं। काफी 2 दिनों से इनका फोटो वायरल जा रहा है, जो चेयरमैन के साथ और डीपी साहब के साथ इनका मुलाकात का एक फोटो वायरल जा रहा है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आप जो कोल इंडिया ऑफिस गए, ये एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर इसके पीछे जो कुछ 2 दिन पहले जो आया आई डिपेंडेंट को लेकर, इससे भी कुछ जुड़ा हुआ था? तो सुनना चाहेंगे शिव कुमार यादव जी के मुंह से ही। भैया नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने माध्यम से हमारे सभी कामगार भाइयों से जुड़ने का मौका दिया। मैं खैर कलकत्ता तो गया था सीएसीएलबी के सदस्य के नाते वहाँ की मीटिंग के लिए। लेकिन अच्छा। मैं 12 तारीख को ही पहुँच गया था सवेरे और अच्छा। जैसलमेर में स्टराइजेशन कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें ये सब निर्णय हुए थे। लेकिन इनका आईआई नहीं निकलने के कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था और सभी कामगार भाई पूरे डब्ल्यूसीएल, कोल इंडिया की जो बाकी भी कंपनियां हैं वहां से लगातार मुझे फोन कर रहे थे। बाकी भी सदस्यों को कर रहे होंगे। सब लोग अपने-अपने लेवल पे प्रयास किए थे। मैं भी लगातार डीपी साहब से बातचीत कर रहा था, लेकिन आचार संहिता के कारण वो नहीं निकल पा रहा था। तो आचार संहिता तो खत्म हो गई 4 तारीख को, उसके बावजूद भी वो नहीं निकल रहा था। तो मैं 12 तारीख को वहाँ कलकत्ता पहुँचा था। उससे पहले भी मैंने 10 तारीख को डीपी साहब से बात किया था और सभी अच्छा। अधिकारियों से बोला था कि भई वो कम से कम आईआई तो निकलवा दीजिए। तो उन्होंने हुँ। आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी निकालने वाले हैं। तो ये अच्छी बात है, जिस दिन मैं कलकत्ता पहुँचा, उसी दिन ही हुँ। उन्होंने वो आईआई निकाल दिया। ये इत्तेफाक है, अच्छा। बाकी ठीक है। हुँ। और डीपी विनय रंजन जी निकालने ही जा रहे थे, लेकिन उसमें हुँ। मैं थोड़ा उनके पीछे लगा था, तो शायद हो सकता है कि 1-2 दिन आगे-पीछे होता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें मेरा यानी आईआई निकलवाने में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा था। जी। नहीं, योगदान तो है क्योंकि 7 फरवरी को जिस स्टैंडर्डाइजेशन मीटिंग हुआ, इसमें पहला मुद्दा तो यही था कि डिपेंडेंट का परिभाषा को चेंज किया जाए, जिसमें ना कि केवल बेटियां हो, शादीशुदा या फिर मैरिड अनमैरिड या फिर विधवा हो या फिर उनका बहू। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन है, क्योंकि कल जब मैंने रात के आपसे बात करने के बाद में एक फेसबुक पोस्ट डाला था कि एक ऐतिहासिक डिसीजन के ऊपर एक इंटरव्यू होने वाला है। तो मतलब इतना क्वेश्चंस आए उसके बाद से मेरे को, व्हाट्सएप बोलिए, फेसबुक बोलिए। तो मैं यही सोच रहा था कि ये एक ऐतिहासिक डिसीजन इसलिए है क्योंकि 50 साल हो गया इस कंपनी का, लेकिन 50 साल में ये पहली बार हुआ कि ऐसा एक लेटर आया जिसमें बहुओं को भी डिपेंडेंट माना गया। इसका तो साधुवाद कहीं ना कहीं आप सभी को, खास करके आपको तो जाता ही है। नहीं, चलिए खैर धन्यवाद। लेकिन आपने देखा होगा जिस समय मुझे जेबीसीसीआई के इसमें नवनियुक्त करके मुझे हमारे हरभजन सिंह सिद्धू साहब ने एचएमएस की ओर से किया था और मैं जब जी। पहली बैठक में गया था, उससे पहले भी हम्म। जब जॉइन हमारी कमेटी जो पाँचों संगठनों के इसमें जॉइन में चार्टर्ड ऑफ डिमांड में जो था, उसमें भी मैं बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेकर मेरी एक सबसे ज़्यादा मन से इच्छा थी कि मैं कुछ हम्म। कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ये बहन-बेटियों वाला मामले को ज़रूर मैं समाधान करवाऊँ। क्योंकि मैं अब जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी में मेरे खुद की जानकारी में कई ऐसी बच्चे थे, जिनके पास में बेटे जी। नहीं रहने के कारण बेटियाँ थी, उनको नौकरी नहीं मिली और या तो फिर शादीशुदा हो गई हैं या तलाकशुदा थी या विधवा थी, उनको भी नौकरी नहीं मिली। तो ऐसे कई परिवार मैंने देखा कि जो बेचारे यानी उनके पिताजी नहीं रहने के बाद में उस परिवार का बहुत तकलीफ गई। एक तो हम्म। किसी घर में जब बेटा नहीं रहता है और सिर्फ लेडीज़ ही रहती है, यानी उनकी पत्नी वर्कर की और उनकी बेटी, तो वो परिवार जी। आप समझ सकते हैं कि क्या दर्द होता है उस परिवार में। तो वो उस जी। परिवार जी। को मैंने ज़रा करीब से समझा हूँ कि भई जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं और सिर्फ बच्चियाँ ही होती है, तो उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो इसलिए पहले से ही मेरे मन में था कि हम कुछ करें या ना करें, सैलरी में भले हम थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करा पाएँ, ना करा पाएँ, मामले में कोई हालत में समझौता नहीं करेंगे और पूरे कामगार भाइयों की दुआएँ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम सब लोगों ने इसमें सफलता हासिल की। ये बिल्कुल सच्चाई है, जब से एनसीडब्ल्यू2 से अपना जब स्टार्ट हुआ है डिपेंडेंट की इसमें, ये पहली बार में इतना बड़े बल्क में ओपन किया गया है, या परिभाषा ही पूरी बदल गई है डिपेंडेंट की और ये बहुत बड़ा मामला है। ये सिर्फ यानी बच्चियों का जो महिलाओं के जो रूप है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करवा दिया गया है। वो जो शादीशुदा बच्ची हो, कुंवारी बच्ची के साथ में जो कम उम्र वाली भी थी, उनको भी नौकरी का लाइव रोस्टर में रखने के लिए, क्योंकि पहले लाइव रोस्टर को लेके एक सवाल करूंगा मैं। लाइव रोस्टर में जो 12 साल से बच्चियों को रखा जाता है, उसमें मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन भी दिया जाता है। इस आईआई में ऐसा कुछ है क्या कि मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन का भी परिभाषा चेंज हुआ है कहीं ना कहीं?
नहीं, 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 इसमें मॉनेटरी कंपनसेशन में तो बोल रहा हूँ ना, चेंज तो कर दिया। पहले सिर्फ लड़के को, अगर बेटा है आपका और वो 12 साल के ऊपर का है बच्चा, तो अब उसको लाइफ रोस्टर में रखा जाता था और पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाता था, एमसी मॉनेटरी कंपनसेशन, जो कैटेगरी 1 का था। अब अगर बेटा नहीं भी है और बेटी 12 साल की है, तो उसे लाइफ रोस्टर में रखा जाएगा और वो 18 साल की इसमें उसको नौकरी दी जाएगी और 18 साल तक के जो मम्मी है उनको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाएगा। और इसी के साथ एक और नया डिसीजन हो गया। अभी क्या हुआ था, इससे पहले सिर्फ पत्नी को ही मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता था, बाकी किसी को नहीं मिलता था। वो परिभाषा भी बदल दी गई है। उसमें अब सब डिपेंडेंट कोई भी रहेगा, जो बेटा बेटी कुछ भी 18 साल तक के, जब तक उम्र में नहीं होगा पहले वाला, उसको मॉनेटरी कंपनसेशन के तौर पे 18 साल तक दिया जाएगा। ये एक बड़ा डिसीजन हुआ है। और उसके बाद में ये भी हिस्टोरिक डिसीजन ही माना जाएगा इसको भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। दूसरा जो महिलाओं के इसमें, जैसे शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा, ये बच्चियों को भी नौकरी मिलेगी। सबसे बड़ा ये मामला हो गया कि जैसे किसी वर्कर के बेटे को नौकरी दे दी गई, वर्कर के डेथ होने के बाद, बेटा इकलौता था और उसकी बहन थी, तो छोटी बहन को नौकरी नहीं दी जाती थी। इसमें वो भी ऐड हो गया है कि अब बहन को भी नौकरी, जैसे पहले भाई को दिया जाता था, अब बहन को भी नौकरी दी जाएगी। और अब बहन छोटी बड़ी ये सब हट गया है। जो एलिजिबल होगा, जिसकी एज होगी, वो सबको दिया जाएगा। पहले छोटा भाई, वो भाई भी का छोटा बड़ा सब हट गया। अगर कोई भी किसी भी वर्कर्स के बच्चे को दिया जाएगा, अगर उसकी डेथ हो गई और वो शादीशुदा नहीं है, तो उसकी बहन को या भाई को भी नौकरी दी जाएगी। ये भी एक बड़ा डिसीजन है। चलिए, ये और कोई आने वाला है क्या? क्योंकि जितने भी डिसीजन ले लिए थे आप लोग में, मुझे लग रहा है डिपेंडेंट में इससे बड़ा तो और कुछ था ही नहीं। जैसे बहू का भी मामला था, तो बहू के लिए भी आ गया है कि भाई किसी भी यानी किसी का भी, पहले कैसा था, किसी वर्कर की डेथ हो गई और उनको इकलौता बेटा है, वो बेटे के लिए नौकरी के लिए अप्लाई किया। वो नौकरी अप्लाई करते समय एक एक्सीडेंट से या कोई बीमारी से उनकी डेथ हो गई। अब बहू और पत्नी के सिवा उस घर में कोई नहीं है, तो ऐसे घर में नौकरी नहीं देती थी कंपनी, और ये कहती थी कि जब वर्कर की डेथ हुई है, उस समय ये विडो नहीं थी, क्योंकि पहले प्रावधान था कि विधवा बहू को नौकरी देने का। तो उस समय तो ये विधवा नहीं थी जिस समय वर्कर का डेथ हुई है, तो बेटा उस समय था, लेकिन इस बीच में वो अप्लाई किया था जब नौकरी, उस समय डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ये अभी नया जो आई आया है, इसमें से वो उस बच्ची को भी, बहू को भी नौकरी दी जाएगी, उसको कंसीडर किया जाएगा। ये मामला है और ये बहुत बड़ा मामला है। यानी अभी एक चीज मैं पूछूंगा, ये तो ठीक है, ये तो आया आ गया, सबको पता चल गया, हिस्टोरिक डिसीजन। ये आप जो कोल इंडिया ऑफिस गए थे, चेयरमैन साहब से क्या बात हुआ? क्या 9.4.0 या फिर इसके या फिर एनहांस ग्रेचुइटी, सब मुद्दे पे बात की है क्या? बिल्कुल, मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा, देखिए कैसा है हमारे कामगार भाइयों के, इसमें मैं देख रहा हूँ कि क्या है, कितना भी कुछ भी कर दो, अगर एक आध चीज छोटी कम रह जाए तो उसमें कोई छोड़ता नहीं है। आप देख लीजिए, बिल्कुल 940 और फीमेल बीआरएस का, मैं जेबीसीसीआई की मेरी जितनी बैठक है उसमें देख लीजिए, या स्टलाइजेशन कमेटी की बैठक में देख लीजिए, या मैं कोयला मंत्री महोदय जी से या कोल इंडिया चेयरमैन से जब भी मिलता हूँ, ये इसको जरूर बोलता हूँ, जरूर इस पे चर्चा करता हूँ। लेकिन कई लोग हैं उस पे उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं कि यूनियन वाले सो गए, कोई देखना नहीं चाहता, बिक गए, क्या क्या बोल जाते हैं। भाई इससे पहले ये जितने मामले थे जो अभी हुए हैं, डिसीजन आए, इस पर भी तो 50 साल से यही बहस चल रही थी। कोई बच्चियां आज तो नहीं पैदा हो रही है ना, ये तो पहले से था। लेकिन एक स्कीम जो क्या हुआ 9.4.0, भैया रोकूंगा मैं, 9.4.0 एक चालू स्कीम बंद हो जाना, ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है। या फीमेल बीआरएस नहीं दी, फीमेल बीआरएस भी किसी की माँ 60 हो जा रहे शायद। 2015 के बाद से कोई फीमेल बीआरएस नहीं निकला है, बिल्कुल मुझे मालूम है। और 940 बहुत बड़ा मामला है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बिल्कुल, आप अगर महत्व नहीं रहता तो मैं इतना ज्यादा प्रेस्टीज इशू नहीं करता, लेकिन आपको मैं सबसे ज्यादा बता दूं कि WCL से ये शुरुआत हुई है। इसकी जननी जो है, कि जो आरोप लगा है वो WCL पे लगा था कि 940 मेडिकल बोर्ड में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उस पे इंक्वायरी हुई, और सीबीआई इंक्वायरी पे जब क्लीन चिट मिल गई तो मैनेजमेंट ने जानबूझकर बहाना करके अभी 940 को बंद रखा हुआ है। अब वो इनडायरेक्ट में बहाना करते हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से है, और ये एक तरह से ऑफिशियली तो बंद नहीं हुआ है, ऑफिशियली तो अभी भी 940 चालू है, रिकॉर्ड में है,
लेकिन इसको अनऑफिशियली उन्होंने बंद करके रखा, बोर्ड एक भी नहीं कर रहे हैं। 2015 के बाद से 16 के बाद गोयल से जी एक के भी बोर्ड नहीं है। जाने के बाद फिर अपने जोशी जी कोल मिनिस्टर बने, अभी फिर से नया कोल मिनिस्टर हम लोग को मिला है। क्या आप आशा करते हैं कि इस दौरान एक मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन आएगा मैनेजमेंट की तरफ से या फिर कोल मिनिस्ट्री की तरफ से कि हो सकता है चले, ऐसा मुझे आपको क्या देखिए, लगता है? सरकार तो मोदी साहब की है, बीजेपी की हम्म, है। नीतियां हम्म, में थोड़ा बहुत मुझे लगता है इस बार से थोड़ा परिवर्तन दिखेगा, बाकी तो नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी जरा रुख बदला हुआ है कि थोड़ा, और जो हम्म, कोयला मंत्री रेड्डी साहब अभी नए बने हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो जमीनी लेवल से शुरुआत किए हैं और वो कामगारों का दर्द समझते हैं। तो हम अच्छा। लोग पूरी आशा कर सकते हैं कि इनके रहते में ये जरूर हमको सफलता मिलेगी। लेकिन उससे ज्यादा मुझे जो समझ में आता है कि जिस दिन हम पांचों संगठन के वरिष्ठ नेता एक साथ मिलकर माननीय मंत्री महोदय जी के पास में अगर जाकर बैठ गए और एक सुर पे हम्म, बोले, तो मुझे नहीं लगता है कि हम 940 चालू नहीं करा पाएंगे, 100% करा लेंगे। लेकिन हम्म, मामला यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ठीक से अपने आप को रख नहीं पा रहे हैं, और कामगारों का पक्ष नहीं रखना ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। बातें सब करते हैं, लेकिन एक हम्म। फ्रंट पे आके एक लाइन पे कोई करने को तैयार नहीं है। आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया इसका इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि पांचों सम संगठन एक लाइन एक सुर में नहीं गा पा रहे हैं? इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें देखिए, एक अगर एचएमएस को छोड़ दें तो सबके सब जो 4 संगठन है, वो किसी ना किसी राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब सबकी अच्छा। अंदरूनी मजबूरियां हैं कि भाई वो कोई अपनी सरकार के खिलाफ निर्णय लेने को तैयार नहीं है। बाकी दूसरे लोगों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत किसी के बारे में क्यों कहूं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी जब गया भी था, अभी परसों के दिन 14 तारीख को, कल, जब मैं चेयरमैन साहब और कोल इंडिया डीपी के साथ में एक साथ मीटिंग किया हूँ, उसमें आप देखेंगे मैं 3 ही पॉइंट पे चर्चा किया हूँ। एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो अभी किसी को समझ में नहीं आया है, जैसे 940 है, सेम वैसे ही मिलता जुलता जमीन अधिग्रहण का मामला है। पूरे कोल इंडिया में हमारी भारत सरकार की एक पॉलिसी है, आरएनआर पॉलिसी। उस पॉलिसी के तहत लोगों को रोजगार दिया जाता है। जी। हमारे डब्ल्यूसीएल और बाकी कंपनी में वो पॉलिसी को साइड में रखकर हमारे जो नीचे के अधिकारी हैं, वो डायरेक्टर को गलत जानकारी देकर स्टेट की कुछ पॉलिसियों को उसमें जोड़कर कम से कम सिर्फ डब्ल्यूसीएल में 1200 से भी ज्यादा लोगों का रोजगार छीन के रख दिया है, और बिना कारण 1200 लोगों का। उसी तरह बाकी भी कंपनियों में वही गुमराह करके, वो एसईसीएल में देख लीजिए, एनसीएल में देख लीजिए, आपका जहां पर भी जमीन जिस भी नई कंपनियों में या हमारी जो आगे नया प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं वहां खरीदी जा रही है, उसमें बहुत सारी धांधली की जा रही है। तो मेरा इसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इनडायरेक्ट में हम कंपनी का नुकसान कर रहे हैं, अपने भारत सरकार का नुकसान कर रहे हैं, किसानों का नुकसान कर रहे हैं बिना कारण। वो कोर्ट कचहरी करके तो जीतेगा, लेकिन हम 4-5 साल जो फंसा रहे हैं, जमीन हमको नहीं मिल रही है, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और जिस तरह बहाना कर रहे हैं, वो बहाने से हम छीन तो सकते नहीं है। अगर आपने रोजगार नहीं दिया तो लोग जमीन नहीं देंगे हमें, और जमीन नहीं देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा नहीं, खदानें खुलेगी नहीं, और कोयला निकलेगा नहीं, तो फिर चलेगी कैसे कंपनी? तो ये एक तरह से जब भारत सरकार ने हमारे इसमें एक पॉलिसी बनी है, वो पॉलिसी के बाहर हमको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कुछ अधिकारी जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को जबरदस्ती झूठा वाई लुटवाने के लिए उसमें गलत गलत नियम कायदे लगा रहे हैं, जो कहीं ठीक नहीं रहे। वो कोर्ट में, एक कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में उड़ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हैं। तो वो चेयरमैन साहब को मैंने जानकारी दिया कि सर जरा ये कैसे है। चेयरमैन साहब हमारे जो आए हैं, वो बहुत नीचे लेवल से काम करके, और कामगारों का दर्द, अधिकारियों का दर्द और किसानों का दर्द बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं, और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्योंकि इतने अच्छे अगर अधिकारी हमको मिले हैं, तो उनको ये जानकारी रहना चाहिए कि उनके नीचे के जो अधिकारी गलत कर रहे हैं, उस पर वो ध्यान दे दे। तो मैंने उनसे वही कहा कि सर जो पॉलिसी है, पॉलिसी के बाहर आपको जाने का अधिकार नहीं है। तो जब हमको पॉलिसी के बाहर जाने का अधिकार नहीं है, तो फिर ये कैसे जा रहे हैं? इसको तुरंत में जो पॉलिसी है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको छेड़ा ना जाए। ये एक बात हुआ। दूसरा, मैंने 940 पे जैसे ही बात किया, तो वो विस्फोटक जैसी स्थिति हो जाती है। अरे रे, ये तो बड़े लेवल का मामला है, इसमें शिव जी आप कैसे बोल रहे हैं? सर, बड़े लेवल क्या होता है? लेवल तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई। जेबीसीसीआई का मेंबर तो मैं भी हूँ, मैं भी स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी का मेंबर हूँ, मैं भी अपना एचएमएस संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। तो भाई एक संगठन के नाते तो मेरा अधिकार है आपसे बात करना कि क्यों नहीं किया जा सकता। नहीं, इसको कैसा है कि ये सामूहिक मामला है, इसको बड़े लेवल पे अपन बात करना पड़ेगा, आपको अपने इस पे से करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझ पर इस पे से पूरी तरह से टालना चाहा।
वो तो मुझे समझ में अच्छा। आया, लेकिन मैं उस पे देखा कि मुझे टाल रहे हैं तो मैंने माना नहीं। फिर मैंने उनसे कहा कि सर पहले आप ये तो देखिए, ठीक है, अभी जो नया चालू करने के लिए बोर्ड कराने के लिए जो बात हो रही है, उस पे अभी ठीक है, सामूहिक हम पांचों संगठनों के साथ आप बात करेंगे और आगे जो करना चाहेंगे ठीक है। लेकिन ये जो बच्चों को बिना कारण नौकरी से बिठा के रखे, उनकी क्या गलती है? 940 में उनके पिताजी अनफिट हुए, अब बिना कारण आपने उनको नौकरी से, कुछ लोगों को, सबको दे दिया, कुछ लोगों को हर कंपनी में आपने रोक के रखा है, उनको तो दे दीजिए, बाद में बात होगा। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है। मतलब बिल्कुल है, WCL में 28 लोगों का है, बाकी कंपनियों में भी मेरे जानकारी में है, तो जहां पर भी है उनको तो आप पहले नौकरी दीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो अपने आप वो बोर्ड आ ही जाएगा। पहले एक होता है ना कि शुरुआत तो करें, एक कदम हम बढ़ाएं तो सही। तो वो पहला कदम उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैंने प्रयास किया। फिर दूसरा फीमेल BRS का भी सेम वैसे ही मामला था, उसमें जो बिना कारण कुछ बच्चों को रोक के रखा गया है नौकरी का, उन्हें वो दे दें, तो उसमें भी एक कदम हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये दोनों मामले में हम एक एक कदम आगे बढ़ा पाए मैनेजमेंट को, तब जाकर ये निर्णय हो पाएगा। और मुझसे तो आप देखते होंगे जहां पर भी मीटिंग होती है, मेरे से जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी हालत में ये 940 कैसे भी करके चालू हो जाए। बस मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी संगठन के साथी मिलकर कोयला मंत्री जी के साथ में अगर हम लोग बैठक करें और ये मामले को गंभीरता से समझाएं, तो जरूर निर्णय होगा, इसमें दो राय नहीं। मैं भी जितना भी सोशल मीडिया के थ्रू जितना भी हम लोग का चैनल है, सभी जो भी इस इंटरव्यू के देख रहे होंगे, जो भी और भी ट्रेड यूनियन के बड़े लीडर देख रहे होंगे, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये एक ज्वलंत मुद्दा है, और चाहे पहल शिव कुमार जी करे या फिर चाहे पहल कोई और करे, लेकिन एक पहल होना चाहिए कोयला मंत्री जी से बात करके इसको सॉल्व करने का। भैया मैं आगे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 7 फरवरी को जो स्टैंडर्डाइजेशन मीटिंग जैसलमेर में हुई थी, उसमें एक क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक नोटिफिकेशन का बात हुआ था कि बीच बीच में आते रहेगा, और जितने भी पढ़े लिखे हमारे लड़के हैं, जवान हैं, वो सब इसमें जा सकेंगे। क्या हो रहा है या कहीं पे भी? भैया मैं अब इसमें जरा विवाद हो जाएगा। आप कैसा है कि आप मेरा स्वभाव को जानते हैं, मैं दूसरे जगह के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन WCL में आप पता जगह की बात नहीं हो भैया, JBCCI मेंबर और स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी मेंबर आप CIL के हैं, तो सभी सब्सिडी की बात आपको करना होगा। नहीं, क्या होता है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन शुरुआत ऐसी है कि पहले मैं अपना घर सुधारूं, फिर गांव सुधारूं, और गांव के बाद में राज्य सुधारूं, फिर राज्य के बाद में देश की बात करूं। ऐसा है कि मेरा घर ही गलत है। इतना यकीन है क्या गांव और देश सुधार रहे हैं, क्या बाकी सब्सिडीज के लिए भी आप हल्ला मचाएंगे? यही मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल, आप देखेंगे WCL के इसमें अभी लाइन से, पिछले साल भी हमने क्लर्क की पूरी इसमें से निकलवाया। अभी जस्ट आज जब अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज WCL ने 200 से भी ज्यादा क्लर्क का उस पे नियुक्ति कर दिया है, यानी जो सिलेक्शन था वो नया सबको करके दिया है। और आप देखिए पूरे कोल इंडिया में इकलौती हमारी कंपनी है जहां पर लोगों को पढ़ाई के हिसाब से डिग्री डिप्लोमा होल्डरों को संबंधित विभाग में सभी को पदस्थ करने का उसका भी आदेश आज निकाला गया, और वो बहुत बड़ी संख्या में है, कोई छोटा मोटा नहीं, कम से कम 1000 से भी ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिला है। तो ये अब ऐसा है कि मैं पहले अपनी कंपनी से शुरुआत किया हूँ, अब बाकी जहां जहां पर भी बोला जाएगा, मुझे मालूम है कि मैं WCL का नहीं, पूरे कोल इंडिया के इसमें प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि मैं किसी कंपनी में इन्वॉल्व होने के पहले हमारे जो वहाँ के साथी, वहाँ के नेता है, मैं उनको विश्वास में लेना चाहूंगा। वो अगर मुझे अपने साथ में लेकर बात करना चाहेंगे तो मैं जरूर उनके साथ, कोई भी कंपनी होगी वहां पर जाकर बात करके ये सब समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसा कोई मामला नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सोच के ऊपर निर्भर करता है। BCCL के जो आपके HMS के मेन है सिद्धार्थ गौतम जी, उनसे भी आपका काफी अच्छा रिश्ता है, मैंने देखा है, तो क्या WCL के बाद BCCL से शुरुआत होगी? नहीं, आप तो फिर व्यक्तिगत पे आ गए। ऐसा है कि मेरा किससे नहीं, मैं HMS का हूँ, और HMS का मेरा हमारे नेता नाथूलाल पांडे जी है, मैं उनका भी करीबी हूँ, शिवाकांत पांडे जी हैं, उनका भी करीबी हूँ, सिद्धार्थ गौतम जी का, उनसे मेरा व्यक्तिगत भी है। और काफी आप लोग में दोस्ती का तो परिचय हम लोग को मिलता है, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमजोली जब रहता है आदमी, एक उम्र का, एक सोच का, तो थोड़ा सा जरा वो होता है। करीबी तो है, व्यक्तिगत है, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। सिद्धार्थ जी से मैं व्यक्तिगत उनको अपने भाई जैसा इज्जत देता हूँ, और वो भी मुझे उसी तरह देते हैं, और हम एक दूसरे के सुख दुख में पूरी कोशिश करते हैं। और सिद्धार्थ जी तो मुझे कभी भी किसी भी मामले में जहां भी याद करते हैं, मैं उनके साथ हमेशा साय की तरह खड़ा हो जाता हूँ, और वो भी मेरे साथ रहते हैं, इसलिए कहीं कोई बात नहीं हो। जब भी मुझे आवाज देंगे
मैं उनके साथ दिखूंगा। और जो भी, मैं तो आपके माध्यम से सभी हमारे संगठन के और बाकी भी संगठन के, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कामगार का काम करते समय कौन किस यूनियन का है, कौन किसका है, इससे क्या लेना देना। इसमें तो ऐसा है कि आप जिसका काम करेंगे, कामगार उसके साथ रहेगा। हमारे तो मैं सभी अपने नेताओं से कहता हूँ, हो सकता है शिव कुमार थोड़ा सा जल्दबाजी करता है, आगे आता है। इसका बुरा मानने के बदले, आप उसको मेरा साथ देने के बदले आपको लगता है कि शिव कुमार ज्यादा श्रेय ले रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने आप को बैक करके आपको आगे करता हूं और आपके नेतृत्व में आने के लिए तैयार हूं। आए तो सही कोई सामने। नहीं, मतलब ये श्रेय वाला चीज पता नहीं कि क्यों आपके माथे ठिकरा जाता है, लेकिन काम तो होना चाहिए। तो सभी को लगता है कि काम होना चाहिए। कोई एक नेता आगे आए जो काम करने की। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने जो भी चीज पे अपना अगर डाला है कि शिव कुमार जी ने ये बात किया है, ये काम करवाया है या इन्होंने प्रयास किया है, एक मामला भी कोई साबित कर दे कि शिव कुमार जी ने इस पे बात नहीं किया, इन्होंने इस पे कुछ नहीं किया और जबरदस्ती झूठ बोलकर ये श्रेय ले रहे हैं। भाई, मैं अपने किए हुए कामों को भी अगर कामगारों के बीच में नहीं बताऊं तो कैसे होगा। तो भाई, मैं तो जो कर रहा हूं वही बता रहा हूं, उसमें क्या बुराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या जरूरत है। और अच्छा, ये क्या और किसी के लिए होता है क्या? आप तो सबका इंटरव्यू लेते हैं, सबसे बात करते हैं। यदि किसी और भाई, आप एक बात बताइए, बाकी भी लोग काम अगर है, जैसे जेबीसीसीआई मेंबर भी बहुत लोग हैं, स्टराइजेशन कमेटी मेंबर भी बहुत है, एचएमएस के जैसे बाकी भी पदाधिकारी बाकी भी यूनियन में है। हमने तो कभी किसी को नहीं बोला कि भाई उन्होंने ये क्यों बोला, उन्होंने ये क्यों लिखा। जिससे जो जमता है वो करता है। भाई, अगर अभी जैसे डब्ल्यूसीएल में हमारा बीएमएस यूनियन है, बहुत सारी चीजों में वो अपना लिखता है कि हमने ये किया, हमने वो कराया, हमने किया। मैंने तो उस पर कभी आपत्ति नहीं लिया। भाई, हमने क्या कराया वो लोगों को बता रहे हैं हम इसमें श्रेय लेके क्या। अच्छे बात है, कुछ अभी इतने सारे क्लर्क का हो गया, इतना अभी माइनिंग सरकार का डिपार्टमेंटल हो गया, हमारे पढ़े लिखे डिग्री डिप्लोमा वालों का हो गया, टेक्निकल वालों का हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ का हो गया। हम लोगों ने इतने बड़े हजारों की संख्या में अभी लोगों का भला कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ वो एचएमएस का शिव कुमार के लोगों का हुआ? सबका हुआ है। नहीं। लेकिन मैं तो उसमें भेदभाव नहीं किया कि नहीं भैया सिर्फ शिव कुमार बोल रहा है तो शिव कुमार का होना चाहिए, और ऐसा हो भी नहीं सकता है ना। लेकिन प्रयास के लिए, शुरुआत के लिए कोई तो एक आगे आएगा, पहला एक कदम कोई तो बढ़ाएगा। देखिए, देश में अगर आप किसी देश के बॉर्डर में अगर युद्ध होता है तो भाई फौज तो पूरी वही रहती है, लेकिन उसका जो कमांडेंट रहता है, जो उसका नेतृत्व करता है, जब तक उसमें डेयरिंग नहीं रहेगी, जब तक वो आवाज नहीं देगा, जब तक वो फायर करने को नहीं बोलेगा, जब तक वो आगे बढ़ने को नहीं बोलेगा, कोई सैनिक बढ़ता नहीं है। उसी तरह हमारा कामगार है, उसने हमें अपना नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया है, वो लड़ने को तैयार है कामगार। नेता जब तक हिम्मत नहीं करेगा सामने आके तो कैसे होगा। भाई, हमको करना। और अभी तक के तो मुझ पर आरोप लगता था कि मैं बाहरी हूँ, अब तो मैं कोयला कर्मचारी हो गया। यही डर के मारे कि मुझे लोग बोलते थे कि भाई बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है, और बाहरी है इसलिए इतना बहस करता है, इतना लड़ता है। अब तो मैं कर्मचारी हो गया हूँ, अब तो मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा कोई। मेरे पिताजी भी डब्ल्यूसीएल कर्मचारी, मैं भी डब्ल्यूसीएल कर्मचारी, मेरा बेटा भी डब्ल्यूसीएल कर्मचारी। अब कैसा चलेगा? एक कोल इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हुए आप ही से मैं पूछ रहा हूँ कि देखा जा रहा है कि कई सब्सिडियों में, खास करके 2-4 सब्सिडी है जहाँ पे एक एसओपी आया था पिछले साल कि डिपेंडेंट को 90 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए अगर पेपर सबमिट कर। वो 163rd सीएमडी मीटिंग जो 18 अगस्त 2023 में हुआ था, ये फैसला लिया गया था, जिसमें एक हेल्प डेस्क बनाना, वहां पे सीसीटीवी लगाना, उनके लिए अलग से स्टाफ रखना, ये सब का फैसला लिया गया था। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सब सब्सिडी में इसको फॉलो किया जा रहा है? 90 डेज के अंदर एसओपी में इनको ऐसा है, डब्ल्यूसीएल में ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। बाकी कंपनियों के बारे में मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन डब्ल्यूसीएल में पुराने जितने पेंडिंग केसेस हैं डिपेंडेंट के, उसे भी निपटारा किया जा रहा है, और नए केसेस को 90 दिन के अंदर में, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं कोई पेपर्स की कमी नहीं है, तो 90 दिन के अंदर में उसको एम्प्लॉयमेंट का सैंक्शन हो जा रहा है। और ये जितना हेल्प डेस्क है और ये इनका ऑनलाइन का है, सबका सब डब्ल्यूसीएल ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्या आप बाकी सब्सिडी का भाई बता सकते हैं भैया? क्या इसके ऊपर चर्चा हो रही है या फिर कुछ हो रहा है? फिलहाल में मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी कंपनी में अगर ये नहीं हो रहा है तो वो जरूर वहां के नेता से बात कर लें, और अगर वहां कोई नहीं सहयोग कर रहा है तो कृपया मुझे जानकारी दे दें,
मैं जरूर कोल इंडिया डीपी साहब से और कोल इंडिया चेयरमैन साहब से बात करवा के वहां पर जरूर उसको ठीक करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मैं जानना चाहता था। तो ठीक है। अच्छा, वो आपके वहाँ तो जनरल मजदूर वाला जो मामला था, जो एजुकेटेड लड़के थे उनका तो मान लीजिए 1000 से भी ज्यादा का तो सरफेस में या फिर कहीं और पे हो गया, लेकिन बाकी सब्सिडीज के लिए क्या कोई स्टैंडर्डाइजेशन मीटिंग में इस बार आलोचना करेंगे आप लोग? और स्टैंडर्डाइजेशन मीटिंग भी कब होने वाली, थोड़ा अगर इसके बारे में जानकारी दे तो बहुत अच्छा होगा। स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की जल्दी बैठक होने वाली है, मुझे लग रहा है इस महीने में एंडिंग में या तो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी। और दूसरा है कि भाई जब हमारी कंपनी में लागू हो गया है तो बाकी कंपनियों में क्यों नहीं होगा, वहां के सभी नेताओं को अपने अपनी कंपनी में लागू कराना चाहिए। और जहां पर लग रहा है कि नहीं है तो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में बाकी भी कंपनी के नेता है ही हैं, सब लोग एक सुर पे बोलेंगे, हम तो उनके साथ रहते ही थे, साथ में मिलकर हम लोग जरूर उसको लागू करवाने की कोशिश करेंगे सब जगह। क्योंकि अच्छा, अभी आज की डेट में तो हमारे यहाँ पे WCL में हमने अभी जो किया है, WCL में तो अभी जो किया है कि जो ऑलरेडी 2 साल से पोस्टेड थे, 2018 से 2020 तक के तो हमने सभी पढ़े लिखों को निकलवा दिया था। उसके बाद में 2020 से 23 तक के उन्होंने ब्लॉक कर रोक दिया था, उसको अभी हम लोगों ने एक साथ सबको निकलवा दिया। और अभी पिछले 5 महीने से जितने नए बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं उनको सबको संबंधित विभाग में पदस्थ किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर वो मामला ही खत्म हो जाएगा भैया, तो फिर कोल इंडिया को मुझे नहीं लगता है बाहर से एक्सटर्नल नोटिफिकेशन लेके बाहर से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी अभी आप हमारे यहाँ की जानकारी ले लीजिए ना, पिछले 5 महीने से ये मैं ही इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर करवाया हूँ। अब वो आपको 2018 में भी मैं इसमें बहुत कोई भी जैसे देखिए WCL में कोई भी वर्कर की डेथ होती है और उनका बच्चा BE सिविल किया हुआ है तो उसको BE सिविल है तो उसको सिविल डिपार्टमेंट में पदस्थ कर दे रहे हैं। BE रहने के कारण वो सिविल डिपार्टमेंट में आ गया, वो वहां पे काम कर रहा है जनरल मजदूर करके। साल भर के बाद जब वो हो जाएगा तो एक उसके लिए डिपार्टमेंटल ओवरसियर की पोस्ट निकाल रहे हैं जो सिलेक्शन के लिए, और उसमें वो पास कर गया तो उसको ओवरसियर बना दे रहे हैं। ओवरसियर के फिर आगे वो इंजीनियर अपना बन जाएगा, उसका ग्रोथ तो होते जाएगा। तो इसी टाइप थोड़ा दिन पहले बच्चे का भला करने का, उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको काम दिलाने का काम करना। क्या WCL में आयुष डॉक्टर का बहाली करने बिल्कुल 100% WCL में नहीं है, तो निकाला है आयुष का, आयुष डॉक्टर का। हाँ, कोशिश अभी शायद बातचीत हुई थी, मैं भी मुझे एक्यूरेट जानकारी में मैं नहीं दे पा रहा हूँ अभी, जब मैं पता करके कंफर्म कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ये WCL से क्वेश्चन आया था तो मैं सोचा आपसे पूछ लूं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना बेबाक इंटरव्यू देने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते। आशा करते हैं कि ये जितना भी इंटरव्यू है सब तक पहुंचा पाएंगे और सबको जानकारी मिल जाएगा कि क्या हो रहा है CIL में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, धन्यवाद आपका।